हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम नया लेक्चर लेकर आए हैं रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है, रेडियल मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। थोड़ा सा क्विक रिकॉल करते हैं। रिफ्रैक्शन अब आपको बताया था क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब लाइट रे बेंड कर जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन प्रोसेस बोलते हैं। अगर कोई भी लाइट रे एक सिंगल मीडियम में ट्रेवल कर रही है तब वो उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं आएगी, वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही मूव करेगी जो उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो हमारे पास क्या हो जाता है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है। तो आपको फिर मीडियम बताया था, एक हमारे पास होता है रेयर मीडियम। रेयर मीडियम में क्या होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होती है, फास्ट होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, फास्ट होती है। और आपको डेंसर मीडियम के लिए बताया था, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो स्लो होती है, क्योंकि रेयर मीडियम में जो है ना वो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो स्पीड ऑफ जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो किसी पार्टिकल से स्ट्राइक नहीं करती है, बिना स्ट्राइक करे ही वो मूव करती है। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, क्योंकि रेयर मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। इन केस डिस्ट्रैक्शन हुई भी तो वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, वो फास्ट हो जाती है। लेकिन डेंसर मीडियम में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। जैसे ही लाइट रे आई वो पार्टिकल से स्ट्राइक करते हुए जाती है, जिससे उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तो हमने इसको किससे एक्सप्लेन किया था, विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया था, म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, या हमने इसको बोला था ऑप्टिकली डेंस। ऑप्टिकली डेंस बोल दो या ऑप्टिकली डेंसिटी बोल दो। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी बोल दो, ऑप्टिकली डेंस बोल दो। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर ऑप्टिकली डेंसिटी बोलते हैं, या ऑप्टिकली डेंस बोल दो। चलो, एक तरीके से ये डिफाइन करता है कि कौन सा मीडियम कितना डेंस है। वो कौन रिप्रेजेंट करता है, म्यू रिप्रेजेंट करता है। और इसकी वैल्यू बताई थी, इट इज द रेशियो ऑफ सी बाय वी। सी क्या होता है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और वी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है ना, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जो स्टैंडर्ड होती है 3 × 10⁸। ठीक है, और ये वी तो हमने आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मतलब जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है उसी में ही उसकी स्पीड होती है ये। ठीक है, तो यहां से क्या शो होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वी के, क्योंकि सी तो हमेशा से फिक्स है बच्चों। सी की वैल्यू तो स्टैंडर्ड है 3 × 10⁸, ये चेंज नहीं होगी। तो फिर चेंज क्या हो रहा है हमारे पास, मतलब चेंज क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी। ये जिस भी मैं मीडियम में एंटर करूंगा वो हमें क्या दे देगा, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो कितना डेंस है। ठीक है ना, अब देखो अगर मैं यहाँ कोरिलेट करूँ, अगर म्यू की वैल्यू यहाँ, मतलब रेयर मीडियम के लिए फिर म्यू की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है रेयर मीडियम में। वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है रेयर मीडियम में। डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है।
ठीक है ना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी, नेचुरल सी बात है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशनशिप है इनमें, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू कम होगी तो ये वैल्यू ज़्यादा, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक पोस्ट करके नोट कर लो, मैं इसे रब कर रहा हूँ। फिर आपको बताया था कि जब लाइट रे सपोज करो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है, ये होती है इंसिडेंट रे, बताया था आपको। इंसिडेंट रे है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है बच्चों, ये एक ऐसा सरफेस है जो रेयर और डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रहा है, बाउंड्री लगा लो इसे। तो हमने क्या किया था, पहले तो इस पॉइंट के अबाउट एक नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ किया था। ये क्या होता है, नॉर्मल एक्सिस है हमारे पास। अब नॉर्मल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया। अगर ये कोई भी मीडियम ना होता, मतलब सिंगल मीडियम होता, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे मूव कर जाती, स्ट्रेट लाइन मूव कर जाती। लेकिन अब मीडियम चेंज हो रहा है, हम रेयर से डेंसर में आ रहे हैं। जब हम रेयर से डेंसर की तरफ मूव करते हैं तब लाइट रे क्या करती है, लाइट रे बेंड कर जाती है टुवार्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, रिफ्रैक्टेड रे आ गई है, ठीक है ना, रिफ्रैक्टेड रे आ गई है। अब क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम में जैसे ही मूव करेगी इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम होने की वजह से ये बेंड हो जाती है, वेलोसिटी कम होने की वजह से, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर ये मान लो μ2 है, μ1 है, तो नेचुरल सी बात है μ2 इज ग्रेटर देन μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है इससे। तो यहाँ पर जैसे ही लाइट रे आएगी, पार्टिकल से स्ट्राइक करेगी, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए वो बेंड कर जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, वेलोसिटी कम होने की वजह से, ठीक है। और जब हम मूव करते हैं डेंसर से रेयर की तरफ, ये इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है बच्चों, ठीक है। उसे अगर कोई मीडियम ना होता तो उसे स्ट्रेट लाइन मूव करना था। यहाँ से हमने क्या किया, एक नॉर्मल एक्सिस भी ड्रॉ कर दिया। ये नॉर्मल एक्सिस है, हम कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। नॉर्मल एक्सिस हमने ड्रॉ किया। अब देखो जब डेंसर से रेयर में आएगी, अब रेयर में तो क्या है हमारे पास, जो लाइट, यहाँ पर कोई डिस्टर्ब पार्टिकल्स है ही नहीं, ठीक है। लाइट रे जो है उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले वो उसकी वेलोसिटी कम थी, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल डेंस थे। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आई, एंटर किया उसने, तो यहाँ उसको पार्टिकल मिले ही नहीं, तो उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। अब वो कहाँ मूव करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगी। देखो मान लो ये मेरे पास क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता था, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एक्सिस एंड इंसिडेंट रे। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एक्सिस एंड रिफ्रैक्टेड रे। सिमिलर वे में यहाँ पर बन जाएगा आई और यहाँ बन जाएगा आर, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास हो जाती है। इसमें टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हुई है, ठीक है, और इसमें अवे फ्रॉम नॉर्मल। जो लाइट रे है बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। और एक ऐसी कंडीशन आती है कि जिसके अंदर वो स्ट्रेट मूव कर जाती है, उसमें मीडियम का कोई इंपैक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो चाहे आप इसको रेयर कंसीडर कर लो, इसको डेंसर मान लो। अगर लाइट रे नॉर्मल एक्सिस के अलोंग आएगी, नॉर्मल एक्सिस के अलोंग, तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन ये स्ट्रेट ही मूव कर जाएगी। अगर नॉर्मल एक्सिस के अलोंग आएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगी, तो ये बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी बेंडिंग के डायरेक्ट ही मूव कर जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। या अगर मैं सपोज करो कि मीडियम दोनों सेम ले लूँ, ये भी रेयर ये भी रेयर, या ये भी डेंसर ये भी डेंसर, तब वो किसी भी एंगल पे आए वो सेम पाथ से ही मूव कर जाएगी, मतलब बेंडिंग नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक इसे पोज करके आप नोट कर सकते हैं। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ। अब हमने जो एक यूज करना है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन,
जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किया था, जिसके अंदर क्या होता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया था, ऐसे ही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, उसमें जो लॉ है इंपॉर्टेंट है बहुत, उसे हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि सपोज करो कि ये लाइट रेडिएशन आई बच्चों, ये नॉर्मल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, ये मान लो फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है। मान लो फर्स्ट सरफेस हमारे पास, अगर आपको रेयर डेंसर नहीं गिवन, अगर आपको ये गिवन है, मान लो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और आपको गिवन है कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2, तो आपके माइंड में सीधा स्टक करना चाहिए, सॉरी यहाँ पर μ2 गिवन है, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तो आपके माइंड में स्टक करना चाहिए कि μ2 अगर ज़्यादा है डेट मीन्स ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो ऐसा होने से क्या होता है कि इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये बेंड टुवार्ड्स दी नॉर्मल हो जाती है। ये मान लो एंगल मेरे पास आ गया I1, ये एंगल आ गया R1 रिफ्रैक्टेड एंगल। अब सपोज करो कि ये, फिर मैंने क्या किया, एक नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, पहले मैंने ये एंगल चेंज कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये इंसिडेंट रेडिएशन आई, ये मान लो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने कर दिया I2। अब इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, ठीक है, लेकिन हम एंटर कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, रेयर से डेंसर की तरफ, तो ये बेंड टुवार्ड्स दी नॉर्मल हो गया, ये मेरे पास क्या बन गया, रिफ्रैक्टिव एंगल सेकंड आ गया मेरे पास। अब मैंने फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने चेंज कर दिया, सपोज करो मैंने क्या किया, अब ये इंक्रीज कर दिया, ये I3 आ गया हमारे पास। अब इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये बेंड टुवार्ड्स ही नॉर्मल हो जाएगी, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। देखो क्या होता है कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो रहा है, ठीक है, रेयर से हम डेंसर के अंदर आ रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो इनका रेशियो होता है साइन I बाय साइन R, दैट मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो एंगल I इज नॉट इक्वल टू एंगल R, ये तो नहीं है सेम, लेकिन इनका साइन ऑफ एंगल क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। साइन I डिवाइड बाय साइन R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों कंडीशन में देखें तो साइन I1 डिवाइडेड बाय साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 डिवाइड बाय साइन R3। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल क्या होने चाहिए इनके, वो इनका रेशियो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सेम कंडीशन के अंदर सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव एंगल में चेंज आ रहा है। तो साइन I बाय साइन R क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको अगर मैं इस फिगर के लिए शो करूं तो साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1 इज इक्वल टू साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3 डिवाइड बाय साइन R3। तो ये हमारे पास क्या है, स्नेल्स लॉ है। इसे हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, जो आगे बहुत यूज होता है हमारे पास, ठीक है। यहां तक पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आता है हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब है बच्चों, ये ग्लास स्लैब है, इससे ऊपर भी क्या है हमारे पास, एयर है, और नीचे भी क्या है, एयर है। अब हमने देखना है कि इसमें रिफ्रैक्शन प्रोसेस कैसे होगा। देखो सपोज करो कि इंसिडेंट रेडिएशन आई, इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है, ये सरफेस आ गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, क्योंकि इसके बाद ग्लास स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर हमने क्या किया, एक नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, तो ये हमें क्या मिल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, ठीक है ना। आई क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद देखो अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो इसका पाथ क्या होता है इस रे का, अलोंग दिस लाइन ये मूव कर जाती है, यहां से बाहर आ जाती है। अगर मीडियम ये ग्लास में हटा देता तो एयर मीडियम ही आ जाता, तो ये स्ट्रेट पाथ मूव करती। लेकिन अब हम एंटर कहां से कर रहे हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
एयर का कम होगा ग्लास से। ग्लास जो है वो हैवियर है एयर से, हैवियर है तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एयर। अब हमारे पास जो लाइट रे आ रही है वो कहाँ से कहाँ आ रही है, रेयर से, मतलब ये मेरे पास क्या बन गया, रेयर मीडियम बन गया, ये क्या बन गया, डेंसर मीडियम बन गया। अब हमारे पास जो लाइट रे आ रही है वो रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है, तो लाइट रे क्या करेगी, बेंड हो जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, टुवार्ड्स द नॉर्मल वो बेंड कर गई। बच्चे ये ऐसे आ गई, सपोज करो ये क्या हुआ हमारे पास, रिफ्रैक्टेड रे आ गई, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल आर, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है ये, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो इनसाइड ग्लास क्योंकि एक ही मीडियम है तो वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट पर पहुंचेगी फिर स्प्लिटिंग हो गई। अब हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, डेंसर से रेयर मीडियम आ जाएगा, डेंसर से रेयर मीडियम में फिर वो आउट जाएगी राइट रेडिएशन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करना है। अगर लाइट रेडिएशन ये सीधी जाती है ऐसे, कोई मीडियम ना होता तो ऐसे ट्रेवल करती है। अब ये करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि हम डेंसर से रेयर में आ रहे हैं तो ये बेंड कहां करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से ये अवे बेंड कर गई। ठीक है, अब इसे हम बोलते हैं इमरजेंटली, इमरजेंट रे। तो ये जो एंगल हमारे पास आ जाता है ये आ जाता है E, E इज द एंगल ऑफ इमरजेंस। और ग्लास स्लैब के केस में ये एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। ये एंगल हमेशा सेम होते हैं, जितने एंगल से इंसिडेंट कर रही थी उतने ही एंगल से एमर्ज आउट होगी। देखो रिफ्रैक्टिव एंगल तो अलग है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस आ जाता है। अब देखो लाइट रे अपने पाथ से कितना डिस्प्लेस हुई है, देखो उसका जो मेन पाथ था वो तो ये होना चाहिए था अगर सेम मीडियम रहता, लेकिन अब ग्लास स्लैब आने से इसका पाथ ये हो गया। ठीक है ना, ये पाथ और ये पाथ पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे के, तो ये हमारे पास, इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द perpendicular distance between emergent ray and imaginary ray। क्योंकि ये इमेजिनरी रे है बच्चों, मतलब इस रे को जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन फाइनली वो ऐसे आई है इमरजेंट रे। इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, इट इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तब आपको डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है ना, बिटवीन इमरजेंट रे एंड इमेजिनरी रे, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास ग्लास स्लैब में कैसे हमारे पास जो है लाइट रेडिएशन जो है वो मूव करती है। देखो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये एंगल भी कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही होगा। ठीक है ना, जो हमारे पास आपने ये सेक्शन ऐसे स्टडी किया होगा, ये और ये एंगल सेम होते हैं। इसको ऐसे करके देखोगे तो ये जेड सेक्शन ही बना रहा है। ठीक है ना, तो ये एंगल भी सेम हो जाएंगे। तो इसमें हमने ये स्टडी किया कि जितने एंगल से इंसिडेंट रे आ रही होती है ग्लास स्लैब के ऊपर, उतने ही एंगल से वो आउट होती है। ठीक है, एंगल I इज इक्वल टू एंगल E हो जाता है। तो ये हमारे पास था रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, लेंसेज। ठीक है ना, जिसमें कनकेव कन्वेक्स लेंस हम स्टडी करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है या थ्योरी पार्ट में भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही।